हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आप लोग का इस आईआईटी फाउंडेशन क्लासेस चैनल पे। आज मैं क्लास 11th का जो मैथ्स का जो सिलेबस है वो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपको बेसिकली इस पूरे ईयर आपको क्या क्या चीज़ कवर करना है। ठीक है, पूरे मैथ्स क्लास 11th के लिए आपका देखिए ये सब टॉपिक्स है जो आपका कोई भी बोर्ड रहे, चाहे सीबीएसई बोर्ड रहे, चाहे बिहार बोर्ड रहे, चाहे आईसीएसई बोर्ड रहे, आपका जो भी बोर्ड्स रहेगा ऑलमोस्ट सारा टॉपिक्स यही सब रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो यूनिट है वो आपका यूनिट 6 यूनिट्स है। और देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करना है आप लोग को। देखिए सबसे पहले आपका यूनिट फर्स्ट में है सेट्स एंड फंक्शंस। सेट एंड फंक्शंस है मतलब इसमें आपको सेट्स के बारे में पढ़ना है, फिर रिलेशंस के बारे में पढ़ना है, फिर फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका रहा यूनिट फर्स्ट रहा, जहाँ पे आपको ये 3 टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड यूनिट आपका होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखिए आप लोगों को क्या करना है कि इसमें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, फिर लीनियर इनइक्वेशंस है, जहाँ पे आप लोग इनइक्वलिटी के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर नेक्स्ट है बाइनोमी थ्योरम, फिर नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आप क्लास 10 से पढ़ के आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लेकिन आपको इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस भी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस भी है। ठीक है, और कुछ आपका स्पेशल सीरीज होगा जहाँ से क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस, ठीक है, या एडवांस में आपका क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एपी, जीपी, एचपी और कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका यूनिट थर्ड आपका हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, आपका फिजिक्स में भी ये काम देगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को हम लोग कैसे एंगल्स का मेजरमेंट पढ़ना है। ठीक है, मतलब किस किस सिस्टम में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है ट्रिग्नोमेट्री या सर्कुलर फंक्शंस, मतलब कि जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, जैसे साइन कॉस टेन, ये सब जो आप लोग पढ़ के आए हैं क्लास 10 से, तो वो सब आपको इसमें पढ़ना है। थर्ड आपका हो जाएगा कंडीशनल आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी पढ़ना है, बट कैसा आइडेंटिटी होगा, एक कंडीशनल आइडेंटिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई भी अलजेब्राइक की इक्वेशन पढ़ते हैं, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जैसे ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या चीज़ में रहा, x में रहा। उसी तरह आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जहाँ भी वर्ड आएगा तो आपका क्या होगा, वहाँ पे जैसे अलजेब्राइक इक्वेशन है तो वहाँ पे आपका वेरिएबल x या y जो भी यूज होता है, बट अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आएगा तो वहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही आएगा। जैसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा -1/2 इक्वल टू 0, जैसे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा -1 या +1/3 इक्वल टू 0। तो ये सब आपका जो भी हो जाएगा एक क्या हो जाएगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट आपका है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, मतलब इसमें आप डिफरेंट ट्रायंगल्स पढ़ेंगे और फिर ट्रायंगल्स में जो आपका कौन सा एंगल, ठीक है, फिर आपका उसमें जो रिलेशन बहुत सारा होगा, ठीक है, ट्रायंगल में, तो वो आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आ जाएगा। ये भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव चैप्टर है। नेक्स्ट आपका है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। यस, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ। ठीक है, आपका जो भी आपका जैसे साइन एक्स हुआ या कॉस एक्स हुआ, या कई बार क्या करेगा मॉड में लगा देगा साइन एक्स, कई बार क्या करेगा आपको मॉड में कॉस एक्स लगा देगा। तो इस सब तरह के फंक्शंस का हम लोग ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट होना मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपका ग्राफ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्राफिकली थिंक कर रहे हैं तो नो डाउट आप मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स इन दोनों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपका अप्रोच जो होगा एक हायर लेवल का होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिजिक्स के लिए हो या मैथ्स के लिए हो। और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में जहाँ पे वहाँ भी आपको ग्राफिकल कॉन्सेप्ट का यूज़ करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 आपका क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस, एडवांस एंड ऑल अदर जो भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस हैं। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन के बारे में। नेक्स्ट आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। थर्ड आपका हो जाएगा सर्कल। ठीक है, सर्कल वो नहीं कि जो आप लोग पढ़ के आए हैं, सर्कल यहाँ जो भी अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो सब का सब पढ़ेंगे एक अलजेब्राइक इक्वेशन के हेल्प से। ठीक है, जैसे आप स्ट्रेट लाइन का याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे ax + by + c = 0। ठीक है, ये रहा आपका
किसी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, जहाँ पे ABC आपका रियल नंबर होता है, बट A² + B² कभी आपका क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। देखिए AX² + 2HXY, वो आगे हम पढ़ाएंगे, + BY² + 2GX + 2FY + C = 0। तो ये सब आपका सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। तो वो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्या करेगा, आपका या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे सकता है, सर्कल दे सकता है, पैराबोला दे सकता है, एलिप्स दे सकता है, हाइपरबोला दे सकता है। ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन ही ये सब को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं, तो उन कंडीशंस को अगर वो जो भी आपके पास दिख रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या सर्कल या पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला या हाइपरबोला, ठीक है, तो ये जो भी होगा कुछ ना कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा, और कुछ ना कुछ कंडीशंस को जब फॉलो करेगा तो आपका वही रिक्वायर्ड जो भी आप मतलब देख रहे हैं वही सब अकर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सर्कल भी है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, फिर आपका लास्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ कोनिक पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो कोनिक सेक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसका क्या सब एप्लीकेशन है, ठीक है, कैसे उसका यूजेज हो सकता है, वो पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट आपका है 3D ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है आपका 3D ज्योमेट्री, जहाँ पे आपके 3 डायमेंशंस होंगे x, y, z। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, यूनिट 5 जो कि कैलकुलस है। कैलकुलस कहा जाता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है 11-12 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको बस लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। आपको वहाँ पे डिफरेंशिएशंस और भी बहुत अच्छे तरीके से, एंड इंटीग्रेशंस, या इंटीग्रेशंस में भी आपका 2 तरह का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो 2 तरह के जो इंटीग्रेशंस को आपको पढ़ना है, तो वो दोनों इंटीग्रेशन आपको बेसिकली 12 में पढ़ना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर आपका उसका एप्लीकेशन भी होगा। ठीक है, तो वो सब कैलकुलस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच बन जाता है। तो इसमें अभी आपको पहले लिमिट्स पढ़ना पड़ेगा कि लिमिट्स का क्या सब इंपॉर्टेंस है, फिर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट 5 हो गया आपका कैलकुलस। नेक्स्ट आपका है लास्ट स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। मतलब इसमें स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा और प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब जो प्रोबेबिलिटी होगा वो प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। इस प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए आपको सेट्स के बारे में अच्छा से आना चाहिए। ठीक है, सेट्स के बारे में अच्छा से आना चाहिए, थोड़ा मोड़ा सेट्स आना चाहिए। उसके बाद आपका PMC आना चाहिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दोनों अगर आपका अच्छा है तभी आप प्रोबेबिलिटी में अच्छे क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर पाओगे। तो प्रोबेबिलिटी को अच्छे करने के लिए पहले सेट्स का कुछ बेसिक नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, फिर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा। अगर ये दोनों अगर आपका अच्छा है तो प्रोबेबिलिटी के आप क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से अप्रोच कर सकते हो। तो ये रहा आपका क्लास 11th का मैथ्स का सिलेबस रहा, जो आपको पूरे ईयर यही सब चैप्टर्स को कवर करना है। ठीक है, और यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि हम जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे ही पढ़ाएंगे। ये आपका क्या होता है, जूनियर सेक्शन में होता है कि आपका जैसे जैसे जो चैप्टर्स लिखा हुआ है वैसे वैसे ही डिस्कस होता है। यहाँ पे आपको जो पहले इंपॉर्टेंट लगेगा या जिसका लिंकअप किसी दूसरे चैप्टर से है उसको पहले पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सर ये लिखवा दिए हैं पहले सेट रिलेशन फंक्शन, फिर ये ऐसे करके चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा और जिसका लिंकअप होगा, ठीक है, किसी दूसरे चैप्टर से, उसको ही पहले आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आप लोग क्या करिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कुछ बेसिक्स पे आते हैं। पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स देखते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में आपको छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका पूरे आपका मतलब जो जहाँ भी नॉर्मली जो यूज होगा उसमें छोटी छोटी बातें का ध्यान रख करके और उस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पहले हम लोग बेसिक्स मैथमेटिक्स थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे आएंगे। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए कुछ बेसिक्स देखते हैं हम लोग पहले। ठीक है, देखिए बेसिक्स में आपको मेनली क्या है कि सेट्स के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका कुछ आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आना चाहिए। और फिर आपका आइडिया ऑफ इंटरवल्स, मतलब इंटरवल्स का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा तो आप एक इनइक्वेशन जो आपको हम बताए थे पीछे, लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी, वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपको इंटरवल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इनइक्वालिटी, ठीक है,
और फिर लास्ट आपका है लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन है ज़्यादा आसान, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं सेट्स के बारे में। सेट से पहले देखिए कुछ आपको सिंबल ध्यान रखना होगा। कौन कौन सा सिंबल, जैसे आपको देखिए ये, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब मेंबरशिप होना। अगर ऐसे लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, डजेंट बिलोंग टू, डजेंट बिलोंग टू। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अगर आप ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह यूज कर रहे हैं, मतलब उल्टा ए यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, फॉर ऑल। उल्टा ई रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। यू रहेगा, यू का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन। यूनियन का मतलब आप लोगों को पता होगा, सबको मिला के। और उल्टा यू रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। और भी कुछ है, जैसे आप ये देखे होंगे ऐसे करके, इसको बोलते हैं फाई। इस फाई का मतलब क्या होता है, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। इसीलिए इसका यूज किया जाता है नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नल सेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये सब कुछ सिम्बॉल्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए सेट के बारे में आते हैं। सेट के बारे में क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट। मतलब द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन क्या चीज़ का होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का नहीं, ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकता है, बट वेल डिफाइंड जैसे ही लग गया तो आपका क्या होगा, एक अलग तरह का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो यूनिक होगा। कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, सेट कहलाएगा। जैसे देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये आपका एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। कैसे कि आपका जो भी इंडिया में स्टेट्स होगा वो क्या होगा, एक फिक्स्ड होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग है आपके लिए अलग होगा, सारे के लिए फिक्स होगा, ठीक है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये क्या हो जाएगा आपका, फिक्स्ड है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक वेल डिफाइंड आउटकम है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, तो आपका क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स आप लोगों को भी पता होगा क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और आपका क्या होगा, 7 होगा, 11 होगा। देख लीजिए द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ये मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, और लोग के लिए भी वही है। तो आपका फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया। प्राइम नंबर के बारे में आप जानते होंगे कि एक ऐसा नंबर जिसका ओनली 2 ही फैक्टर होता है, एक होगा 1, एक होगा इटसेल्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। यस, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स भी आपका क्या फिक्स्ड है, ठीक है। कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं हम लोग के पास, 5 वॉवेल, A-E-I-O-U, हर किसी के लिए यही होगा। इसीलिए कहा जाता है आपका, ये जो आपका है एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हुआ, और जहाँ भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हुआ तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक सेट में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। वो देखिए सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो 100 से लेस देन होगा तो वो भी आपका क्या होगा, फिक्स्ड ही होगा। मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 to 99 होगा, क्योंकि लेस देन बोल रहा है तो 1 to क्या होगा आपका 99, ये भी फिक्स्ड है। तो ये भी आपका क्या होगा, सेट में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग जहाँ भी सेट पढ़ेंगे तो सेट में जो हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। मतलब कर्ली ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करना पड़ेगा। सेकंड हम लोग के पास है वी यूज कैपिटल लेटर्स टू रिप्रेजेंट सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसका नेमिंग करना है कि कौन सा सेट है, इसका नेमिंग क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज कैपिटल लेटर ही यूज कर सकते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ठीक है। जब बात रहा एलिमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो नंबर्स होगा ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो भी A-E-I-O-U या जो भी नंबर्स ये सब जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलेंगे। ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये सब भी 1 2 3 सब क्या कहलाएगा आपका, एलिमेंट्स। तो ये ध्यान रखेगा, एलिमेंट्स का मतलब आप लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये सब मत समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स जहाँ भी मैथ्स में यूज होगा आप समझिएगा, एलिमेंट्स भी जहाँ भी यूज होगा वो सब क्या होगा, नंबर्स हो सकता है या तो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा जो यूज करिएगा
तो जब भी एलिमेंट के फॉर्म में यूज करेगा आप लेटर्स को तो ऑलवेज क्या करेगा, स्मॉल लेटर का ही यूज करेगा। बट अगर किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो किसी सेट को रिप्रेजेंट करें ऑलवेज हम लोग कैपिटल लेटर का ही यूज करेंगे। ठीक है, इतना सा बात क्लियर हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे वी यूज कैपिटल लेटर्स टू रिप्रेजेंट सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेट को रिप्रेजेंट दो ही तरीके से किया जा सकता है। एक पहला आपका होता है रोस्टर फॉर्म जिसको कि हम लोग टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म जिसको कि रूल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका सेट ए जो है, अच्छा एलिमेंट्स को हम लोग जहाँ भी अगर लेटर्स आएगा तो एलिमेंट्स जहाँ भी अगर लेटर्स आएगा तो वहाँ पे हम लोग स्मॉल लेटर ही यूज करेंगे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल लेटर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि जो भी एलिमेंट्स होगा सब सेपरेटेड होगा। ठीक है, सब सेपरेटेड होगा, सब कॉमा से सेपरेटेड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए सब सेपरेटेड है। अच्छा, अब देखिए ये जो आपका सेट ए है उसमें देखिए तो आपका जो ये सब क्या है, वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये सब जो है आपका किस फॉर्म में होगा, ये आपका रोस्टर फॉर्म में होगा, ये पहला वाला फॉर्म में होगा। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में होगा और ये भी आपका रोस्टर फॉर्म में है। जहाँ भी आपका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो हम लोग सबसे पहली बात की कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे ही, और जो भी एलिमेंट्स यूज करेंगे सबके बीच क्या करेंगे, हम लोग कॉमा को रख देंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है या रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स होगा सबके बीच हम लोग कॉमा यूज करेंगे। रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर यूज करना है क्या चीज़ में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या करेगा, आपको लिखना पड़ेगा x सच डैट x। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, x सच डैट x। तो x सच डैट x क्या आपका ये सब वॉवेल है। ठीक है, x इज वॉवेल ऑफ अल्फ़ाबेट। ये सब जो है वो किसका, अल्फ़ाबेट का, मतलब इसको आपको लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, आपका वॉवेल ऑफ अल्फ़ाबेट होगा। नेक्स्ट आपका ये जो है आपका b जो सेट है इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, तो देखिए तो ये 1 से स्टार्ट है 200 तक है, सबका सब नेचुरल नंबर से हैं। तो कैसे लिखेंगे, x सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन कैसा कंडीशन होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए और लेस भी होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर जैसे ही बोल देंगे तो ये 200 के इक्वल भी है, 200 से कम भी है, मतलब क्या होगा 1 से 200 तक होगा। तो आप जब भी कभी रोस्टर फॉर्म में होगा तो उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, एस भी लिख दिए हैं शॉर्ट में, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये आपके पास रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अगर आप क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा आप, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ए को आप लिख सकते हैं यहाँ पे x सच डैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा n। देखिए यहाँ जो भी नंबर उसमें एक ज़्यादा है, 1 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते करते 9 है, 10 है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x सच डैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा n/n+1, मतलब जो भी नंबर ऊपर होगा उसमें एक ज़्यादा होगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा n बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर, और साथ में ये भी कमेंट करना पड़ेगा कि n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा कितना, 9 के। देखिए ये आपको समझ में आया, x सच डैट x n/n+1, n बिलोंग करेगा आपका कैपिटल n से, मतलब नेचुरल नंबर से, और n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 9 के इक्वल भी हो सकता है, 9 से कम भी हो सकता है। तब ना यहाँ पे देखिए तो आप अगर 9 यूज करिएगा तो 9 क्या होगा, 9+1 मतलब 10, 9/10 हो जाएगा। अगर 4 यूज करिएगा तो 4/4+1 मतलब 4/5 आ जाएगा। तो यही इस पूरे को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी सेट बिल्डर फॉर्म होगा तो आपको कुछ लैंग्वेज बनाना पड़ेगा या तो कुछ सोचना पड़ेगा ऐसा फॉर्मेट जो इसको आसानी से एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यही फॉर्मेट द बेस्ट फॉर्मेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है कि x सच डैट x बिलोंग्स टू क्या बोला, इंटीजर। ठीक है, जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है, और यहाँ पे x² का वैल्यू जो है वो 20 के इक्वल भी है और 20 से लेस देन भी है। तो बताइए ऐसा कितना नंबर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए तो 5 का स्क्वायर करेगा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेगा तो 25 हो जाएगा, -5 का भी स्क्वायर करेगा तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 होगा जो कि 20 से लेस देन है, और -4 का स्क्वायर करेगा तो वो भी 16 होगा। तो इसमें अगर ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है तो इसको आप अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना कैसे चाहते हैं तो क्या क्या यूज करेगा, यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0
1 2 3 4। देखिए यही नंबर सब आप यूज कर सकते हैं और जो इसको सेटिस्फाई कर लेगा, देख लीजिए -4 का स्क्वायर 20 से लेस देन होगा, -3 का स्क्वायर लेस देन होगा, मतलब यही सब नंबर्स आपका क्या होगा, एक रोस्टर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, वीडियो को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फिर इसको दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें क्या होगा कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ के बारे में, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब वीडियो क्या होगा आप लोग देखते आइएगा। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।